हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 24 फरवरी 2025 को आने वाला हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। ये पेपर अगर आप देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो है और इसी से पूरे क्वेश्चन पेपर आपके बनने वाले। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा। अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। आप ना अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आपका ना 70 में 60 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर से 60 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप अपने 60 मार्क्स मिस कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। प्यारे बच्चों, देखो इस बार हमें 98% लाकर स्टेट लेवल में एक रैंक हासिल करना। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो अगर आपकी मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो भाई मैं हिंदी में फोड़ सकता हूँ, सामाजिक विज्ञान में फोड़ सकता हूँ, कला में फोड़ सकता हूँ। इतना तो हमारे अंदर दम है। अगर मान लो मैथ में हमारे 25 नंबर आ जाए, 23 नंबर ही क्यों ना आ जाए, बट अगर मैं इसमें हिंदी में 65 मार्क्स ले आऊँ, 67 मार्क्स ले आऊँ, तो हमारे जो स्कोर है वो अच्छा होंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। इस पूरे वीडियो से आपको 60 मार्क्स से क्लियर होंगे। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है प्यारे बच्चों, तो आप एक लकी इंसान हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समय जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और इस पेपर को आप 2.5 घंटे में हल कर लोगे। ठीक है, 2.5 घंटे में हल कर लोगे भाई, मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी। ठीक है, 3 घंटा जो होगा वो पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मिलेगा एंड जो 15 मिनट होगा वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक जो होगा वो 70 का होगा और आपको 30 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल का बोर्ड की तरफ से मिलेगा। ये याद रख लेना, 800 HK पेपर, 801 HK। ठीक है, 24 फरवरी के जिस दिन आप बोर्ड का पेपर देकर आओगे, इसी वीडियो को खोलोगे और मुझे थैंक्स सर बोलोगे। तो सबसे पहले हम कुछ निर्देश दे रखा, उसे पढ़ लेते हैं। निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यानी कि पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है जब मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर। तो फिर है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित, यानी कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंड में विभाजित है, अ तथा ब। इसके बाद है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है, जिसमें से आपको सही विकल्प वाले आंसर का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। यानी कि आपको बाल पॉइंट पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, जेल पेन का यूज का मतलब जो जेल पेन होती है वो डार्ट पेन से आपका भरना है। ठीक है, जो डार्ट पेन आती है, स्याही वाली पेन। इसके बाद है नेक्स्ट कि खंड अ में आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए। यानी कि बहुविकल्पी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये उसके आगे लिख दिया गया है, ये हमसे बोल रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से शुरू होता है खंड अ। खंड अ में आपको दे रखा बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे है कि चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला श्याम सुंदर दास, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा यशपाल और चौथा जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें जो चिंतामणि निबंध के लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रेती के फूल के लेखक हैं राधा कृष्ण दास, रामधारी सिंह दिनकर, राय कृष्णदास, डॉक्टर नागेंद्र। तो देखो जो रेती के फूल है वो रामधारी सिंह दिनकर की काफी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जंजीरें और दीवारें रचना किस विधा पर आधारित है। संस्मरण पे है, जीवनी पर है, आत्मकथा पे है कि नाटक पे है। तो ये जो है ये संस्मरण पे है, जंजीरें और दीवारें जो लिखी गई है ये संस्मरण रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है, डॉक्टर नागेंद्र कि यशपाल कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो यहाँ पे देखो आपका जो ये है मेरी आत्मकथा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित काफी प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है कि बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक हैं। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय, महादेवी वर्मा, यशपाल, विनोबा भावे।
तो यहाँ पे जो आपके बापू के आश्रम में लिखे वो हरिभाऊ उपाध्याय जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें कि इनमें से महाकाव्य है पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, ये सभी। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि 99.99% जब ये सभी वाला ऑप्शन आ जाता है ना तो अक्सर यही करेक्ट होता है। तो ये सभी वाला जो है पद्मावत भी एक महाकाव्य, रामचरितमानस तो आप जानते हो कि महाकाव्य, और साकेत भी क्या है, महाकाव्य है। अब इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पल्लव के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे निराला जी। ठीक है, देखो जो पल्लव है, पल्लव के जो रचनाकार है वो सुमित्रा नंदन पंत की काफी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है त्रिधारा, उन्मादिनी, बिखरे मोती, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपके 8वें का त्रिधारा जो है ना, ये क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर। यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दे रखा है कि साकेत संबंधित है, यानी जो साकेत है वो किससे संबंधित है, कृष्ण कथा से, राम कथा से, शिव कथा से, परशुराम की कथा से। तो साकेत जो है वो किससे संबंधित है, वो राम कथा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय सप्तक प्रकाशित हुआ था, ठीक है, सन 1943 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में। तो ये जो देखो हुआ था 1947 में। ठीक है, दूसरा वाला और पहला वाला कब हुआ था, 1943 ईस्वी में। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1947 में। इसे प्रकाशित किया था आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, सप्ताह वो संपादक थे इसके। अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है आपका तात तातहा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भार, उपयुक्त पंक्ति में रस है। हमने आपको ये चीजें क्लियर कर दिया कि आप में 2 रस है। ठीक है, पहला है करुण रस और दूसरा है इसका स्थायी भाव जो है वो शोक है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा आपका क्या है, हास्य रस है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ये 2 चीजें तो आपको क्लियर है कि ये 2 ही रस आपको पढ़ना है एग्जाम में, और यही 2 ही रस आएंगे, लेकिन आने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो करुण रस का स्थायी भाव पूछ देगा तो शोक होगा, हास्य का पूछेगा तो हास्य होगा। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता है कि करुण रस का एग्जाम्पल दे देगा और हास्य रस का एग्जाम्पल दे देगा। अब इस एग्जाम्पल की मदद से मैं बताना है कि इसमें कौन सी मतलब कि रस है। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सी रस है। अब एक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि करुण और शोक ही हमसे पूछेगा, जब पूछेगा तो, ठीक है, सॉरी, करुण और हास्य पूछेगा, क्योंकि हमारे में यही हमें पढ़ना है 10 में। तो और बाकी को तो हम कट कर देंगे, हम किस में से देखेंगे, करुण और हास्य में से देखेंगे। अब यहाँ पे तात तात हाँ तात पुकारी, भाई पिता पिता, पिता मतलब पिता ने, पिता पुकार रहे हैं, पर भूमि तल व्याकुल भार, जैसे उसके लग रहा है कि भूमि पर बहुत व्याकुल भार हो गया है। तो यहाँ पे शोक में है, ठीक है, तड़पन में है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि छंद के चरण को कहा जाता है। जो छंद में 4 चरण होते हैं उन चरणों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, यति कहा जाता है, गति कहा जाता है कि पाद कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पाद। ठीक है, एक पाद 2 पाद, ठीक है, इस तरह से उन्हें पाद कहा जाता है। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन तरु की महिमा न्यारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जीवन तरु की महिमा न्यारी उपमा है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है कि यमक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, आपको यही 3 पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे जीवन तरु की महिमा, यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। क्या कौन सा अलंकार है, जब ये छोटा सा डैश 2 शब्दों के बीच में दिख जाए तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जीवन तरु की महिमा न्यारी, यहाँ पे वो रूपक, यहाँ पे भेद रहित आरोप है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे कि निर्भिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। नीर है कि नी है कि नीर है कि निर्भी है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई,
और यही में बच्चे नीर और नीर पे अटक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस बताओ कि कौन सा अपने दिमाग में सोचो कि क्या सही होने वाला है निर्भिमान में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरह से संधि विच्छेद पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये नीर वाला ऑप्शन जो ये करेक्ट होगा। ठीक है, आधा र यहाँ पे लगेगा, जब इसका संधि विग्रह करोगे उस तरह से इसको लगाया जाता है। ठीक है, अब इसी में बच्चे नीर देखेंगे, इसी को मार देंगे। जैसे अधिकतर में क्या देता है, उपकार देता है, तो इसमें उप हो गया पूरा पूरा, इसका जो उपसर्ग होगा उप हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से इसको भी लगाना, लेकिन आपको देखना है कि जब 1 2 3 4 5 अक्षर आ जाए तो उसका ये आधा लगेगा। 4 रहता तो 2 रहता। अगर यहाँ पे सकेत लिख देता तो केवल स होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। तो यहाँ पे नीर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि 10 या 15 में समास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ पे देखो दिगु भी दे रखा है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव समास है कि कर्मधारय समास है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी होगा तो आपका ये द्विगु समास होगा, सॉरी यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे द्वंद्व समास हुआ, 10 या 15। ठीक है, माता या पिता, माता या पिता, यहाँ पे और शब्द का इसमें लोप होता है, उस और की जगह पे यहाँ पे या लगाया हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकता है माता पिता, तो माता या पिता। अब ये 10 या 15, 10 या 15, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये पेपर देखो कितना गजब का बनाया कि 10 या 15 में समास है द्वंद्व समास। हम जानते हैं कि जो संज्ञा में दो समास, एक तो द्वंद्व एक दिगु है। दिगु जो होता है वो संख्यावाचक होता है, दिगु जो होता है संख्यावाचक होता है। जैसे पंचमुखी हो गया, 5 मुखों का समूह। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका खष्टभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, ये सब क्या है द्विगु समास में आ जाएंगे, ये संख्यावाचक है। तो बट यहाँ पे 10 या 15 जो है ये या लगा दिया, अगर या लगा कर दे दे तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ये जो होता है इसमें और शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता दे दिया, माता और पिता, इसमें क्या होगा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगर बातें समझ में आ रही तो सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गरगर शब्द का तद्भव है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गरगर शब्द का तद्भव गागर है, गंगा है कि गेहूं है कि गांव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गागर, गरगर का क्या होगा गागर, क्योंकि ये गरगर जो है ये संस्कृत का शब्द है और जो तद्भव है ये हिंदी के शब्द है, ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द होता है, इसीलिए इसे तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे गरगर का शब्द का तद्भव क्या होगा गागर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे जब त्वयी आप देखोगे तो ये लगभग सप्तमी, ठीक है, सप्तमी होगा और एक वचन होगा। त्वयी लास्ट है, सप्तमी एक वचन। एक ट्रिक है हमारे चैनल पे अरिहंत लेक्चरर कहकर आप मंगाना कि विभक्ति पहचानने की ट्रिक अरिहंत लेक्चरर, तो आपको एक वीडियो दिखेगा। ठीक है, जिसमें 3 शब्द आपको याद करने, उन 3 शब्दों से आप पूरे विभक्ति 1 नंबर यहाँ पे पक्का कर पाओगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब तनु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें जब तनु भाषण दे रही है तो उसके पिताजी का आगमन हो गया, तो ये 2 वाक्य हो गए, तो ये मिश्र वाक्य कहे जाएंगे। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती रेखांकित पद का परिचय। यह के नीचे एक रेखा की जगह इसी का परिचय हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा जो वो होगा विशेषण सार्वनाम, ये विशेषण होगा क्योंकि इसकी पूरी की पूरी विशेषता बता रहा है। सर्वनामिक होगा, एक वचन है, यह स्त्रीलिंग भाषा विशेष है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने 1 घंटे का समय ये आपके बोर्ड देता है, बट आप इसको जल्दी ही हल कर लोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हमें मिलता है खंड ब, और खंड ब में हमें मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और यहाँ से हमें पूरे 50 मार्क्स लाने हैं। अपने एक भी नंबर हमें गंवाने नहीं है। ट्रिक क्या है, लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे। भाई लिखता तो सभी है, बट टॉपर कुछ लोग ही बनते हैं, तो वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। सबसे पहले खंड ब में वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या हमसे बोल रखा है। बोल रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर को दीजिए।
इसके नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हमको देना है। सबसे पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए हमें 2 चीजों का पता होना जरूरी, एक तो पाठ का नाम, दूसरा चीज इसके शीर्षक, पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम। ये लेखक यानी राइटर और इसका टाइटल क्या है, ये चीजें अगर पता है तो हम इंस्टेंटली भाई 2 नंबर लेकर आएंगे, क्यों थोड़ी सी तरीका को फॉलो करना है। अब देखो सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे एंड पढ़ने के बाद हमें क्लियर होगा कि ये किस पार्ट का है। जैसे यहाँ पे जो तरुण संसार जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए वो अपनी बाल्यावस्था और जो तरुण है तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। ठीक है, इसको देखो हल कैसे करना है। आंसर शीट पे हम आते हैं और हमारे पास ये सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल देंगे। गद्य है तो गद्य, देखो गद्यांश जो होता है वो 2 ठो देता है, एक ये गद्यांश देता है एग्जाम में, एक ये गद्यांश देता है। आपको किसी ये गद्यांश को हल करना है और आएगा वही लिख देना है। ठीक है, तो देखो ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने इसको किया है कि इसको, तो आपके शुरुआत 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर संकेत के रूप में यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे जो तरुण संसार डैश डैश काल बना रहता है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं ब्लैक पेन से शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो स्वयं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इस तरह से हमें लिखना है इसका संदर्भ। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा क्वेश्चन आता है, ये आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे आप ध्यान दे रहे हो कि इस तरह के रेखा खींचेंगे, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में लिखना है। अगर इस कहानी का सारांश जानते हो कि क्या कहना चाहता है, इसमें सारांश भी लिख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता उस सिचुएशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाओ और लिख दो। ठीक है, 1 लाइन अधिक लिख देना। तो यहाँ पे है कि तरुण के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे वृद्ध के लिए अतीत। ठीक है, जैसे देखो तरुण क्या कि जो युवा अवस्था के लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारा जो भविष्य है उसमें ये करेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, नौकरी पाएंगे, सफलता हासिल करेंगे, एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, हमारे ये सपने पूरेंगे, वो सपना पूरा करेंगे, गाड़ी घोड़ा बनाएंगे, पैसा कमाकर माँ बाप को खुश करेंगे। वहीं जो वृद्ध हो गए हैं वो क्या करते हैं, अपनी युवा अवस्था को सोचते हैं, यार मैंने युवा अवस्था में ये किया, शैतानी की, हरामीपंती की, यूपी बोर्ड में टॉप किया, ठीक है, प्रदेश में नाम रोशन किया, जिले में नाम रोशन किया, ये चीजें करते, अगर युवा रहते तो वो करते। यही चीजें हैं, यही पूरे सारांश पे कहानी आधारित है कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे वृद्धों के लिए अतीत यानी जो बीत गया है, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, मतलब जो जिस समय में है उससे दोनों से असंतोष है। ठीक है, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, जो तरुण है वो पहले की चीजों को अभी लाना चाहता है, यानी कि हम गाड़ी घोड़ा बनाएंगे, हम माता पिता का नाम रोशन करेंगे, वो अभी करना चाहता है, वर्तमान में उसको बनाना चाहता है। और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है, जो बीत गया उसे खींचकर ये वर्तमान में देखना चाहता है। ठीक है, जो तरुण होते हैं वो क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो थे अतीत गौरव के संरक्षक है। यही चीजें हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पाकर वृद्ध हो गए हैं उन्हें बचपन की यादें बहुत ही सुखद जान पड़ती है, इसलिए वे बचपन के स्वप्न देखा करते हैं। इसी प्रकार एक और युवक को जहां उनका यहाँ पे आगे है कि भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों को अभिलाषा रहती कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर ले। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं तो वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और जीवन मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देता है जो कि 2 नंबर में ही आता है, युवा और वृद्ध व्यक्तियों के वैचारिक अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी युवा जो चाहता है वो मतलब कि यहाँ पे देखो लिखा है कि तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं, दोनों वर्तमान से मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि तरुण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं, वो क्रांति लाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो वहीं वृद्ध जो थे अतीत यानी बीती हुई समय को महान परंपराओं और जीवन मूल्यों के समर्थक होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ से तो हमारा 6 नंबर क्लियर हो गया। अगर आप ये नहीं समझ में आता तो इसको भी तैयार कर सकते हो। ठीक है,
यह उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निजी के सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे। संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और इसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो ये जो पाठ है आपके पहले पाठ मित्रता से लिया गया है और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो आप दोनों को तैयार कर लेना, जो भी आएगा आपको वही लिख लेना। शुक्ल जी है। अब यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, अच्छे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे रेखांकित यहाँ से यहाँ तक की है, इसकी व्याख्या करना है। संदर्भ के लिए जैसे हमने बताया उसे लिखना है। अच्छे मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। मित्र प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय को, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, यही अच्छे मित्र की पहचान है। ठीक है, जो हमें दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो, इसे में ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो, ये चीजें। अब इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 के दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, इनके उत्तर आपको देना है। ये भी कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2+2+2 है। ठीक है, 6 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु, जो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पातु, स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी तू पच्छिनु न मारी। उपयुक्त का हमें संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, बुरो बुराई जो तजे में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे यमक अलंकार होगा क्योंकि 2 शब्द आए हैं और दोनों के जो अर्थ है वो अलग अलग है। इसको कैसे लिखना है, आइए आंसर शीट पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर शीट है। प्रश्नोत्तर संख्या हमने 22 डाला, पद्य है तो पद्य, ठीक है। हिंट्स के रूप में बुरो बुराई डैश डैश पच्छिनु न मारी। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति नीति शीर्षक से लिया गया है और इस पाठ के कवि जो है वो स्वयं बिहारी लाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हमको इस तरह से हेडिंग डालनी है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपना दुष्टता अचानक अपनी दुष्टता को छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उसे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उसे डर बना रहता है कि कब वो अपनी पुरानी परंपराओं पे ना आ जाए, कब किसी को मार ना दे, कब उसकी विचारधारा बदल ना जाए। ठीक है, ये चीज़ है कि अगर बुरा करने वाला व्यक्ति, जैसे जो किसी का जान मारता हो, जो डाकू प्रवृत्ति का इंसान हो, जो खून करने वाला इंसान हो, उससे अगर कोई गोली मारकर एक बार जेल चला गया, ठीक है, अगर वो अच्छा व्यवहार करने लगे तो भी लोगों में शक बना रहता है कि यार फिर न इसका व्यवहार उग्र हो जाए और ये दूसरों को गोली मार दे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कहने चाहते हैं बिहारी जी। अगर ये नहीं आता तो अथवा ये भी आप कर सकते हो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता, काया रूपी वस्त्र बहाकर। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस पद्यांश में कवि ने मृत्यु को क्या माना है? मृत्यु को ये एक विश्राम स्थल मानते हैं। ठीक है, कि इसका स्वागत करो, ये यहीं से जीवन चलती है और यहीं पे फिर एंड हो जाती है और फिर एक नए जीवन का निर्माण करती है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लिया गया है सब, तो ये आपका है कवि देश प्रेम से। ठीक है, स्वदेश प्रेम से है और स्वदेश प्रेम के जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेना। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, 5 नंबर यहाँ से आपको टोटल मिलने वाले हैं। यहाँ पे कि एकदा बहवः जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूह नगरम पश्यति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी से नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीण केचित नागरिका आसन। तभी कुछ जो ग्रामीण थे वो नागरिकों से क्या कहते हैं? मौन स्तेसु एक नागरिक, उनमें से मौन रहने वाला एक नागरिक, एक चतुर नागरिक कहता है। ग्रामीण उपहास अकथयत, ग्रामीण का उपहास करते हुए कहता है ग्रामीण अद्यापि पूर्वतः अशिक्षा अज्ञाति संति। मतलब ग्रामीण पहले की तरह अशिक्षित
और अज्ञानी है। न तेषाम विकास अभूतम न च भविष्यतुम शक्नोति, न इनका विकास हुआ न इन फ्यूचर इनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोपी चतुर ग्रामीण अब्रवीत, यह सुनकर किसी चतुर ग्रामीण कहता है, भद्र नागरिक, हे शहरी नागरिक, भवान एक किश्चित ब्रवीतु, तुम ये कैसे कह सकते हो, ये तो ही भवान शिक्षित बहुज्ञ अस्ति, अगर तुम बहुत ज्यादा जानते हो तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, इसका आंसर दो। इसको लिखना कैसे आंसर शीट पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रश्नोत्तर संख्या 23 एकदा बहुआ, ठीक है, ये शुरुआत की 1 से 2 अक्षर। इसके बाद संदर्भ की प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत गद्य खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद, एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ शहरी नागरिक थे। चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न उनका विकास हुआ है न हो सकता। उनके इस प्रकार के वचन को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक, आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप शिक्षित हो, ठीक है, बहुज्ञ अस्ति, मतलब आप बहुत कुछ जानते हो तो आप ही कुछ बोलो, ये कहता है, ठीक है। तो ये पूरी इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। आपका यहाँ पे है अथवा, अगर वो वाला नहीं आता एकदा बहुआ, ठीक है, तो इसको आप हल कर सकते हो कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा गतिशील रहती है। मानव जीवन संस्कृतुम यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकृति, मतलब मानव विकास के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है। नवा शक्ति च प्राप्नोति, नई शक्ति को प्राप्त करती, नई ऊर्जा को प्राप्त करती है। अतः दुराग्रह नास्ति, ये बिना किसी हट के यत युक्तम कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए च तदत्र सहतम गृहतम भवति, जो हो सकता है। एतस्य गतिशीलता, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन को शाश्वत अच्छा निहितम बनाने में, तद इस प्रकार यथा समय समय पर सत्य प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु सभी की प्रतिष्ठा, संभाव, समान भावना, विचारधारा, औदार्यम, आचार्य, दृढ़ता चेती, ये सब विचारों के ये दृढ़ता चेती होती है, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका किस पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ये वाला, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। 24 नंबर क्वेश्चन आता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है ये सब चीजें हम देखेंगे। है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने। इसको कैसे लिखना आंसर शीट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है। आइए आंसर शीट पे देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24, संस्कृत पद सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्, लिखेंगे कि संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है हिंदी अनुवाद, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो या निरोग हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। इस तरह से हमें लिखना है इसका अनुवाद। एंड अथवा अगर ये नहीं जानते हो आप तो इसको भी हल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका लिया गया है अनुक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है, किस पाठ से, अनुक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है, इसको आप तैयार कर लेना। इसके बाद 25वां है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये अलग अलग आता है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। 3 नंबर का आता है, क्या पढ़ना है क्या आएगा, या तो आप इसको क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो या अपने हिंदी के टीचर से कर सकते हो कि सर मुझे क्या पढ़ना है और क्या आएगा। ये चीज़ें अपना देख लेना कि आप में क्या आएगा, क्या आता है, क्या पूछा गया, किस तरह से पूछा, ये पूरा आप देख लो कि आप में क्या आता है और क्या किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनके किन्हीं एक रचना का नाम लिखिए। अब यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पे है 3+2, यानी कि 3+2, 3 नंबर जो है वो आपको बायोग्राफी लिखने का एंड 2 नंबर आपको इनकी किन्हीं प्रमुख रचना का नाम लिखने का, यानी 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखने का मिलता है। कैसे लिखना है कि बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिले। यहाँ पे सबसे पहले लेखक परिचय डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय हेडिंग रहेगी, हाईलाइटर का यूज कर सकते हो।
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता जी का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में, मतलब बहुत कम उम्र में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। काफ़ी ज़्यादा चिंता टेंशन करते थे, इस वजह से ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग को सिधार गए। ठीक है, इन लोगों को मरा हुआ नहीं लिखते हैं, स्वर्ग सिधार गए या सदा के लिए अस्त हो गए। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ तक तो आपको केवल 3 नंबर के लिए ना, आप 3 नंबर का काम कर दिए। संक्षिप्त परिचय में बॉक्स बनाना है, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। इससे एग्जामिनर को आसानी होता है कॉपी चेक करने में, आप उनका समय बचता है। यहीं से मिला लेता हाईलाइट कि यहाँ जन्म लिखा है सही, मृत्यु सही लिखा है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखा है ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर आपको सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 3 नंबर के लिए हमने इतना लिखा। अब 2 नंबर के लिए हमें क्या करना है? 2 नंबर के लिए इधर बैक साइड में आनी है। दूसरे पेज पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, महाकाव्य कामयानी, नाटक अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इत्यादि, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण इत्यादि। ये तो आपकी हो गई, यहाँ से 5 नंबर आपकी क्लियर हो गए। ठीक है, और बाकी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, रामधारी सिंह, इनको आप पढ़ लेना। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं, ख नंबर आ जाता है, जहाँ पे कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। ठीक है, कवि में है निम्नलिखित कवियों से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। कैसे लिखना है? यहाँ पे देखिए, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो आप इन सभी को तैयार कर लेना। तुलसीदास जी को भी तैयार कर लेना, महादेवी वर्मा को तैयार कर लेना, एक सूरदास जी को भी तैयार कर लेना। 27 नंबर क्वेश्चन आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको 2 तैयार कर लेना। पहला तो बंधन मरणम वापी जो वापी पराजय उभ्यत समो बीरह वीर भावो ही वीरता। एक तो सर्वे बंतु सुखिन सर्वे संतु निरामय सर्वे बद्दाड़ी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवित। एक आता है, एक नहीं आएगा। जो नहीं आएगा, जो आया रहेगा पेपर में उसको नहीं लिखना है, जो आप याद किए उसको लिखना है। 2 तैयार कर लेना आप। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के लिए हिंदी पत्र पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर ये नहीं लिख सकते हो, 4 नंबर का बोर्ड में आएगा, 4 नंबर का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना? अथवा राशन कार्ड खो जाने की सूचना देते हुए परिच्छेद के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब तो ऑनलाइन आ गया है भाई, अब तो निकाल ले रहे हो। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1+1, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे 1 नंबर, एक का दोगे 2 नंबर। 2 नंबर का केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तब वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, विभिन्न धर्माणाम संगम स्थले अस्ति, प्रलिका किम उत्तरम अस्ति। तो प्रलिका का उत्तर पत्रम था। पत्रम भारतीय संस्कृति की दृश्यम अस्ति, त्रिणाद बहुतरम किम अस्ति। तिनको से भी ज्यादा ज्वलनशील क्या है? तो चिंता है। ठीक है, चिंताम। तो ये आप लिख लिए। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये देता है आपका 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं और यहाँ आते आते बच्चे अपने समय भी खोने लगते हैं धीरे धीरे। राइटिंग तो थोड़ा सा बेकार भी हो जाती है। पहला है इसमें यातायात की समस्या, हम उनका निराकरण कैसे कर सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं रोकथाम। ठीक है, तो आप इन सभी को तैयार कर लेना। एंड मैं 5 इंपॉर्टेंट ऐसे बता दिया हूँ आपको निबंध, उस निबंध को मंगा लेना। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट निबंध अरिहंत लेक्चर। उससे बाद एक भी निबंध आपके बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ आपको 70 नंबर लेने के लिए 3 पेपर और कराऊंगा। ठीक है, 3 पेपर और कराऊंगा, तब जाकर आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो ये नए पेपर आ सके उसके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।